मेरी प्रेग्नेंट बहन ने आखिरी दिनों में अपना ख्याल रखने के लिए मुझे अपने घर बुला लिया तो मेरे बहनोई ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने डरकर सब कुछ अपनी बहन को बता दिया, लेकिन बहन बोली, तुम्हें यह सब करना ही होगा, वरना गैरों के दिए गए जख्म इतनी तकलीफ से नहीं होते जितने अपनों के दिए गए घाव होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। किस तरह से मेरी बर्बादी के पीछे कोई और नहीं, मेरे अपने ही थे। यह कहानी आप लोगों तक पहुंचाने का ही मकसद है कि लोग एहतियात बरतें। मेरा नाम पूजा है, हम दो ही बहनें थीं। मेरी बड़ी बहन निशा की शादी के वक्त महज मैं 15 साल की थी। हम दोनों बहनों के बीच में उम्र का फासला बहुत ज़्यादा था, लेकिन दीदी मेरी इकलौती बहन थी, इसलिए उसकी शादी के वक्त मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरे बहनोई हर्ष विदाई के वक्त प्यार से अपने पास बिठाया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, पूजा रोने की क्या बात है, साली तो आधी घर वाली होती है, तो जब तुम्हारा दिल करे हमारे घर आना। हर्ष की यह बात सुनकर मैं खुश हो गई। दीदी शादी होकर दूसरे शहर गई थी। हर्ष कहने लगे, जब भी तुम अपनी बहन के पास आओगी मैं खुद तुम्हें अपना शहर घुमाऊंगा। दीदी तो विदा होकर चली गई, लेकिन मेरे दिल में यह अरमान जाग उठागी, मैं कब अपने बहन के घर जाऊंगी और खूब मजे करूंगी। दीदी की शादी को ऐसे ही साल गुजर गया, लेकिन मेरा उनके शहर जाना ना हो सका। पूरे 1 साल के बाद दीदी ने हमारे घर का चक्कर लगाया था और हंस भी उनके साथ ही आए थे। वह बहुत ही अच्छे और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। जितने दिन वह हमारे घर हैं, हर वक्त हमारे आगे पीछे ही रहते और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वह मेरे लिए बहुत सारे तोहफे भी लाए थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी। 1 हफ्ता हमारे साथ गुजारने के बाद दीदी वापस अपने ससुराल लौट गई। 1 महीने बाद दीदी का फोन आया और उन्होंने बताया कि वह पेट से हो गई हैं। यह खबर सुनकर मैं और मम्मी पापा बहुत खुश हुए। काफी अरसे बाद हमारे घर में ऐसी कोई खुशी आई थी, लेकिन दीदी बहुत ज्यादा परेशान थी और वह मम्मी से कह रही थी कि वह अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें रहने में तकलीफ हो रही है और डॉक्टर ने आराम की सलाह दी है। यह सब सुनकर मम्मी भी बहुत परेशान हो गई। मेरी बड़ी बहन ने मम्मी की तो जान बचती थी। मम्मी ने उसे हमारे घर आकर रहने को कहा तो वो कहने लगी कि हर्ष से अकेले छोड़ने को तैयार नहीं। अगर दीदी यहाँ आ जाती तो हर्ष और उनके पापा को रहने में बहुत तकलीफ होती है। वैसे भी 1-2 महीने की तो बात थी नहीं, अभी तो काफी वक्त बाकी था। दीदी की बात सुनकर मम्मी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं पूजा को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। 10वीं के इम्तिहान के बाद यह भी फ्री है। बहन के आने से तुम्हारा दिल बहल जाया करेगा और यह तुम्हारे घर के काम काज भी कर दिया करेगी। मम्मी की बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और कहने लगी कि पूजा को तुम अकेले मत भेजना, हर्ष खुद उसको लेने के लिए आएंगे। मैं तो न जाने कब से इस मौके की तलाश में थी और कब से जतन लगा रही थी, इसीलिए फौरन खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया। मौसी बनने की खुशी तो अलग ही होती है। 2 दिन बाद हर्ष मुझे लेने के लिए आ गए और मैं उनके साथ अपने बहन के पास दूसरे शहर आ गई। दीदी की ससुराल में सिर्फ ससुर और हर्ष ही थे, इसीलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं थी। दीदी की ससुराल में सास नंद का कोई झंझट ही नहीं था। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। उन्होंने पहले से ही मेरे मनपसंद का खाना बना रखा था। मुझे रहने के लिए अपने सामने वाला कमरा भी मुझे दे दिया। दीदी के ससुर से मिलने के लिए मैं उनके कमरे में गई तो उनका रवैया कुछ अजीब ही था। वो बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर अजीब अजीब से बातें करने लगे। उनकी बातें मेरे समझ से बाहर थी। दीदी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी कि उनके ससुर काफी सालों से बीमार है, इसीलिए अक्सर बहकी बहकी बातें करते रहते हैं। दोबारा उनके कमरे में जाने की जरूरत नहीं। दीदी के ससुर शादी में भी नहीं आए थे। हर्ष का रिश्ता पापा के किसी दोस्त ने दीदी के साथ करवाया था। यह मेरी उनके ससुर से पहली मुलाकात थी और सच तो यह था कि मुझे उनके ससुर से मिलकर बहुत डर लगा था। दीदी के घर आए मुझे 2 दिन हो गए थे। मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई थी। हर्ष मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और दीदी की तबीयत ठीक न होने की वजह से वह ज्यादातर बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। सारा घर हमने संभाल लिया था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात में खाना खाने के बाद किचन साफ करके मैं अपने रूम में आई तो मैंने सोचा कि नहा धोकर सोती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं पसीना पसीना हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने वॉशरूम में गई तो मुझे कुछ ही देर में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। शुरू में मुझे लगा कि यह मेरा वहम है, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र वॉशरूम के रोशनदान पर पड़ी तो
मेरे होश उड़ गए। कोई परछाई सी मुझे नजर आई थी और मुझे यकीन हो गया कि कोई छुप छुप कर मुझे देख रहा था। यह बात मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी थी। मैं जल्दी से बाहर निकल आई। दीदी के कमरे में पहुंची तो वहां पर दीदी और हर्ष दोनों लेटे हुए थे। मैं अपनी जल्दबाजी में दरवाजे का कुंडी बजाना भी भूल गई थी और उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हर्ष तुरंत उठकर बैठ गए और कहने लगे, आ जाओ पूजा, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करती। मैं उन्हें क्या बताती कि मुझे वॉशरूम के रोशनदान पर किसी की परछाई नजर आई है। मैंने यूं ही बोल दिया कि मैं दीदी से दूध पूछने आई थी। दीदी कहने लगी कि तुम जाकर आराम कर लो, पापा के जो भी काम होंगे मैं हर्ष से कह दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नज़र दीदी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर लंच से होकर वापस कमरे में जा रहे थे। मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखते हुए कहने लगे, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, अपना ख्याल रखा करो। उनकी यह बात सुनकर मेरे पूरे बदन में आग लग गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस तरह की बात मुझसे कह सकते हैं। मैं घबराकर फौरन ही अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजार दी। दीदी ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार हैं और वह कमरे से बाहर नहीं निकलते, तो फिर वह इतनी रात को लंच में क्या कर रहे थे? यह बात बहुत ही अजीब थी। मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। और रोशनदान पर जो परछाई थी वह मेरा वहम था या हकीकत? कहीं वह दीदी के ससुर ही तो नहीं थे? इस सवाल ने तो परेशान कर दिया था। मेरी सारी रात सोचते सोचते ही गुजर गई थी। अगले दिन हर्ष ऑफिस जाते हुए नाश्ते की टेबल पर कहने लगे, पूजा, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें घुमाने के लिए बाजार ले जाऊंगा। तुम शाम को तैयार रहना। यह कहते कहते वह अचानक करीब आकर उन्होंने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके इस अंदाज पर मैं चौंक गई। दीदी भी पीछे ही खड़ी थी। कहने लगी, हर्ष तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, बहुत थक जाते हैं। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप फिक्र न करें, मैं हर्ष का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। शाम को हर्ष जल्दी आ गए और मुझे घुमाने ले गए। उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी शॉपिंग कराई थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी यह खुशी बस कुछ ही दिनों के लिए है। इस रात मैं बहुत थक कर घर लौट आई थी और खाना खाते ही अपने कमरे में जाकर बेखबर सो गई। आधी रात को अचानक से मेरी आंख खुली और गर्मी की वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बिस्तर पर कोई मौजूद हो। अंधेरा इस कदर था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और फिर अचानक किसी ने मुझ पर हावी होना शुरू कर दिया। मेरा दम घुटने लगा था। मैं चीख भी नहीं सकी थी। लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है तो मैंने अपनी पूरी जान लगाकर अपने ऊपर मौजूद शख्स को धक्का दिया। उसे शायद मेरे इस धक्के की उम्मीद नहीं थी। एकदम से पीछे हटा तो मैं भागकर कमरे से बाहर निकल गई। मुझे अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं दीवार के सहारे दीदी के कमरे तक पहुंच गई। वहां जाकर मैंने दीदी को आवाज़ दी तो वह कहने लगी, पूजा तुम परेशान मत हो, हर्ष अभी लाइट देखने के लिए गए हैं। अक्सर हमारे घर का मीटर खराब हो जाता है, हर्ष जल्दी उसे ठीक कर देंगे। दीदी ने इधर उधर ढूंढकर अपने मोबाइल का टॉर्च जला दिया। मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन था ही नहीं। मैं दीदी के पास ही बैठकर रोने लग गई। थोड़ी देर में लाइट आ गई। दीदी कहने लगी, तुम भी बहुत पगली हो, जरा सा लाइट क्या गई, तुम इतना घबरा गई, मेरा ख्याल कैसे रखोगी? दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसा नहीं है, मेरे कमरे में कोई मौजूद था, इसीलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वह जोर से हंसकर कहने लगी, हर्ष तो मेरे साथ कमरे में थे और मेरे ससुर तो कमरे से बाहर निकलते ही नहीं। अंधेरे की वजह से तुम डर गई हो और कोई बात नहीं। मुझे समझ नहीं आया कि मैं दीदी को किस तरह यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में कोई मौजूद था, लेकिन वह कौन हो सकता, यह बात मुझे भी समझ नहीं आई। अगर हर्ष दीदी के साथ थे तो फिर मेरे साथ कौन था? पहले रोशनदार पर पड़ने वाली किसी की परछाई, अब कमरे में किसी की मौजूदगी के एहसास ने मुझे डरा दिया था। पहले ही मेरा शक दीदी के ससुर पर जा रहा था। लाइट ठीक करके हर्ष वापस कमरे में आए तो कहने लगे, देखा निशा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यह अंधेरे से घबरा जाएगी, तुम इसके पास चली जाओ। दीदी हर्ष से कहने लगी, इस कदर अंधेरा था, मैं अगर गिर पड़ जाती तो मुझे क्या मालूम था यह इतनी डरपोक निकलेगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ और अब अपने कमरे में जाकर सोती हूँ। मैं दीदी को परेशान करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे सख्ती से समझाया था। डॉक्टर ने दीदी को टेंशन लेने से मना किया है। मैं कहते कहते वापस अपने कमरे में आ गई थी और दरवाजा लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। नींद तो मुझे आ ही नहीं रही थी। मैं सोच रही थी कि किसी न किसी बहाने से वापस घर लौट जाऊं।
जो भी यह था मेरा शक नहीं था। इस बात का मुझे पक्का यकीन हो गया कि कोई मेरे तन्हाई का भरपूर फायदा उठाना चाह रहा था। अगले दिन हर्ष किसी काम से ऑफिस से दोपहर में घर लौट आए तो उस वक्त दीदी दवाई खाकर अपने कमरे में सो रही थी और मैं किचन में मौजूद खाने की तैयारी कर रही थी। हर्ष किचन में चले आए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे उनसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर खुद को उनसे छुड़ाने लगी। मेरी आवाज़ मेरे गले में ही रुक गई थी। मैं कुछ कह भी नहीं पा रही थी, लेकिन हर्ष मुझे छोड़ने की वजह और कसकर पकड़ लिया और कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमसे नज़र हटाने का दिल ही नहीं करता। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को उनसे छुड़ाया और किचन से बाहर आ गई तो हर्ष बड़ी बेबाकी से कहने लगे, तुम नहाते हुए भी बड़ी हसीन लग रही थी। और कहने लगे, मेरे मोबाइल फ़ोन में तुम्हारी वीडियो मौजूद है। हर्ष की इस बात में तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस कदर घटिया इंसान निकलेंगे। मैंने हर्ष की तरफ रोते हुए देखा तो वो कहने लगे कि मैं सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहता हूँ। जैसे ही हर्ष ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैं भागकर अपने कमरे में चली गई और खुद को कमरे में लॉक कर लिया। मुझ पर एक कपकपी तारी हो गई थी। मैंने हर्ष का जो रूपास देखा था उससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो उन्हें अपना जीजा समझ रही थी, लेकिन वह तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले थे। पता नहीं उनकी नज़र कब से मुझ पर थी और मैं इससे अनजान थी। हर्ष बस कुछ ही वक्त के लिए ऑफिस से घर आए थे, इसीलिए वह वापस चले गए और फिर मैंने इरादा कर लिया, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली। शाम के वक्त जब दीदी अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आई तो इस वाक्य तक मेरी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। दीदी परेशानी से पूछने लगी, क्या हुआ पूजा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने दीदी से सच छुपाया क्योंकि उनकी हालत अच्छी नहीं थी। हर्ष के बारे में इतनी बड़ी बात बताती, इसलिए मैंने रोते हुए कह दिया कि मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी ने मुझे गले से लगा लिया और कहा कि तुम इतनी छोटी सी बात पर रो रो कर अपनी आंखें लाल कर ली है। तुम फिक्र ना करो, मैं शाम को ही तुम्हें हर्ष के साथ वापस भेज देती हूँ। हर्ष के साथ एक शहर से दूसरे शहर जाने में ही यह सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने दीदी से कहा कि पापा मुझे लेने के लिए आएंगे, मैं पापा के साथ जाऊंगी। दीदी ने कहा ठीक है, इस तरह मैं भी पापा से मुलाकात कर लूंगी। दीदी की इस बात से मैं मुतमईन हो गई और जैसे ही वह मेरे कमरे से उठकर अपने कमरे में गई तो उनकी जोरदार चीख आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से दीदी के कमरे की तरफ भागी तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि दीदी बिस्तर के पास गिरी पड़ी हुई थी और अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चीख रही थी। मैंने दीदी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और काफ़ी देर तक उनके पास बैठी रही। उनकी हालत तो मुझे बिल्कुल भी नहीं ठीक लग रही थी। मैंने दीदी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, पूजा मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। आज तो तुम थी जो मुझे आ करके उठाया और मेरा ख्याल किया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं और मेरा बच्चा ऐसे ही मर जाएंगे। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई और बहुत मजबूरी में मैंने दीदी के घर रुकने का फैसला किया और मैंने दीदी को कहा, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आपके साथ हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और मुझे गले से लगा लिया। हर्ष भी ऑफिस से आ गए थे। दीदी ने उन्हें बताया कि गिरने की वजह से दीदी की हालत बहुत खराब हो गई थी। यह सुनकर हर्ष भी बहुत परेशान हो गए थे और मुझसे कहने लगे, अपनी दीदी के लिए जूस बना कर ले आओ। मैं किचन में जाकर सेब का जूस बना रही थी कि एक दफ़ा फिर हर्ष किचन में आ गए और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने हर्ष को धक्का दिया और कहा कि आपको शर्म नहीं आती, आपके पत्नी की हालत इतनी ख़राब है और आप अपनी साली के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हर्ष के ऊपर मेरी बात का कोई असर न हुआ और वह मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगे और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और मेरी आवाज़ सुनकर दीदी आ गई। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि दीदी की तबीयत को सोचे बगैर ही मैंने उन्हें हर्ष का सारा सच बता दिया। दीदी ने एक नज़र मुझ पर डाली और दूसरी नज़र हर्ष पर और गुस्से में हर्ष से कहने लगी, तुम कैसे मर्द हो जो एक 15 साल की साली को भी काबू नहीं कर सकते। इसने तुम्हें पिछले एक हफ्ते से गोल गोल घुमा रही है और तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। दीदी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने हैरत से दीदी से पूछा कि यह आप क्या कह रही हैं? दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और वह मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई। मैं परेशानी के आलम में दीदी को देख रही थी। दीदी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगी, देखो पूजा, मेरी बात को ध्यान से सुनो।
मैं हर्ष का सारा सच जानती हूँ, लेकिन जो चीज़ हर्ष तुमसे चाहता है वह तुम्हें करना ही होगा। मैं गुस्से में उठ खड़ी हुई और दीदी से कहा कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप जानती हैं कि आपका पति मेरे साथ क्या करना चाहता है? वह मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, मुझ पर ज्यादती करना चाहता है, जो कि आपके प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी आपकी बहन पर नजर जमाए बैठा है। वह आपको और आपके बच्चे को सारी जिंदगी क्या देगा? मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी, तुम्हें हर्ष के साथ वह सब करना होगा जो बात तुमसे चाहता है, वरना वह कभी बाप नहीं बन सकेगा। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं? आप पेट से हैं और हर्ष बाप बनने वाले हैं। मेरी बात सुनकर दीदी ने जोर से हंसी और कहने लगी, ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ और ना ही कभी माँ बन सकती हूँ। मुझे कुछ ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और हर्ष को एक बच्चा दे सको। हर्ष किसी और का बच्चा गोद लेना नहीं चाहते, उन्हें अपना बच्चा चाहिए था और इससे ज़्यादा मेरे पास कोई आसान रास्ता नहीं था। मैं किसी औरत को अपने सर पर सौतन बनाकर नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूंगी। वैसे भी तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मैं हर्ष से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ और मेरी और हर्ष की ज़िंदगी में बच्चे की कमी को पूरा कर दो। मैं तो अब तक हर्ष को अपना मुजरिम समझ रही थी, लेकिन इस गंदे खेल में मेरी अपनी सगी बहन भी बराबर की हिस्सेदार थी। अपना घर बचाने की खातिर मेरी बहन ने मेरी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ कर लिया और उससे कहा कि मुझे वापस घर भिजवा दें, लेकिन मेरी बहन ने एक न मानी और रात के अंधेरे में मुझे अपने पति की भेंट चढ़ा दी। मेरे पास इनकार करने का कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो सिर्फ हर्ष मेरे साथ ज्यादती नहीं करेंगी, बल्कि इसका इल्जाम मेरे किसी झूठे आशिक के नाम पर डाल देंगी। मैं अपने माँ बाप को सारी जिंदगी अपने किरदार की सफाई न दे सकूंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी बहन मेरे साथ ऐसा भी करेगी। मैं जानती थी कि मेरी बहन मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन कभी यह फर्क हम दोनों के बीच में आएगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी बहन ने मुझे खींचते हुए कमरे में धक्के देने लगी तो मैंने खुद को बचाने के लिए चिल्लाना शुरू किया। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी बहन के ससुर फौरन कमरे से बाहर आए और आकर हम दोनों के बीच में खड़े हो गए और मेरी बहन और अपने बेटे को धमकी दी कि अगर उन दोनों ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वहाँ पुलिस को फ़ोन कर देंगे। हर्ष गुस्से में अपने बाप के साथ बदतमीजी करने लगे, लेकिन उनके पापा किसी भी हद तक पीछे न हटे और मेरे खातिर अपने बेटे से झगड़ा करके मुझे अपने कमरे में ले आए। वह कहने लगे, बेटा मुझे पहले दिन से ही पता था कि इन दोनों की नीयत में खोट है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ कुछ कहता तो तुम शायद कभी अपनी ना करती। अब जब तुम सच जान चुकी हो तो फौरन अपने वापस घर लौट जाओ। यह दोनों इंसान नहीं बल्कि हैवान बन चुके हैं। शायद मेरे बेटे की परवरिश में मुझसे कहीं कमी रह गई है, जिसकी वजह से आज यह दिन देखना पड़ रहा है। मैंने हर्ष के पापा के फ़ोन से ही अपने घर को फ़ोन मिलाया, अपने पापा को सारी हकीकत बता दी। अगली ही सुबह मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ गए। उन्होंने मेरी दीदी से हमेशा के लिए ताल्लुक तोड़ दिए। पापा को भी इस बात पर शक था कि शायद उनकी परवरिश में कोई कमी रह गई थी और मैं सोच रही थी कि कोई अच्छा काम मेरे काम आ गया, जो हर्ष के पापा मेरे लिए भगवान बनकर आए। इस बात को कई साल गुजर गए, हमारे दीदी से कोई ताल्लुक ना रहा, लेकिन यह बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई कि मेरी माँ ने एक गैर जिम्मेदार शख्स के घर मुझे भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी और मेरी बहन और बहनोई ने मेरे साथ जो किया वह भी नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन आज की दुनिया में यही सब हो रहा है, इसीलिए अपने आप को स्वयं बचा कर रखें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।